है करके किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किनको कहा जाता है? तो इनका नाम है ग्रेगर जोहान मेंडल और इनको ही फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, यानी कि आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट था। कहने के साथ किस ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि कहा जाता है, यानी कि इमरजेंसी ग्लैंड कहा जाता है? तो मैं कह सकता हूं जो एड्रिनल ग्रंथि होती है यानी कि अधिवृक्क होता है, इसको ही आपातकालीन ग्रंथि कहा जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि घेंघा रोग, जो घेंघा रोग होता है ये शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो साथियों ये गले को प्रभावित करता है, गला थोड़ा सा बढ़ जाता है, सूज टाइप का जाता है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व इसमें से कौन सा है? तो मैं कहूंगा साथियों कौन सा है वो तत्व ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन आपके सवाल का जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, यानी कि जो ब्लड क्लॉटिंग होती है यानी कि रक्त का थक्का जमता है, तो इसको जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? मैं कहूंगा विटामिन के की अगर हम बात करते हैं तो रक्त का थक्का ब्लड क्लॉटिंग जमाने में साथों विटामिन के सहायक होता है। कह रहे कि दूध का सफेद रंग किस प्रोटीन के कारण होता है? तो वो उस प्रोटीन की अगर बात करते हैं केसीन उस प्रोटीन का नाम है साथियों, है ना। जो दूध का एक तरीके से साथियों यहाँ पर सफेद रंग है, ये किस प्रोटीन के कारण होता है? तो केसीन की वजह से होता है। आंसर आपका ए हो जाता है। मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? मलेरिया रोग मैं कहूंगा साथियों मलेरिया रोग की अगर हम बात करते हैं तो प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है साथियों, मादा एनाफिलीज मच्छर के माध्यम से होता है। उसके बाद देखिए डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल ये किसके द्वारा दिया गया था? तो इनका नाम है वाटसन और क्रिक, और वाटसन और क्रिक ने ही डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहां पर होता है मुझे बता दीजिए। तो मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहां पर होता है? मैं कहूंगा यकृत में होता है, ये लीवर में होता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो लगभग कितनी होती है? मैं कहूंगा 300 होती है साथियों नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या। उसके बाद देखिए एक अश्व शक्ति में कितने वॉट होते हैं, ये बात आपसे यहाँ पर पूछी जाती है। मैं कहूंगा 746 वॉट होते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है मुझे बताइए। तो प्रकाश तरंगे जो है ना साथियों ये अनुप्रस्थ तरंगे होती है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। कहने के सोनार का उपयोग मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? तो सोनार का उपयोग जो किया जाता है वो नौ संचालकों के द्वारा किया जाता है। तो नौ संचालक यानी कि नेविगेटर्स द्वारा किया जाता है। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए लेंस की क्षमता यानी कि पावर ऑफ लेंस का मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक मैं कहूंगा डायोप्टर है। क्या है साथियों? डायोप्टर है। तो डायोप्टर आपके सवाल का जवाब होगा। हीरे का चमकना किस घटना का परिणाम है मुझे बताइए। तो हीरा जो चमकता है ना साथियों ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण चमकता है। सही जवाब आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि मनुष्य को सुनाई देने वाली ध्वनि की आवृत्ति सीमा क्या है बताइए। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज यही है साथियों मनुष्य को सुनाई देने वाली ध्वनि की आवृत्ति की सीमा। उसके बाद देखिए किस यंत्र द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? तो जो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है साथियों ये सिस्मोग्राफ के द्वारा मापी जाती है भूकंप की तीव्रता। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल देखिए शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो पता साथियों शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ कहा जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। अगला सवाल देखिए टांका यानी कि सोल्डर लगाने वाली धातुओं का एलॉय होता है, यानी कि किसका किसका मिश्रण होता है? जो टाका लगाने वाली धातु होती है ये टिन और सीसे का मिश्रण होता है। तो टिन और सीसा कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। और अगला सवाल देखिए पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो किस गैस का प्रयोग किया जाता है? मैं कहूंगा क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए। उसके बाद देखिए कह रहे कि हंसाने वाली गैस साथियों कौन सी है मुझे बताइए। गैस की अगर हम बात करते हैं साथियों तो N2O होती है, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड होती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग मुख्य रूप से किस कार्य के लिए किया जाता है? तो आपको पता साथियों ये कृत्रिम वर्षा कराने के लिए ही सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। अगला देखिए जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? तो जंग लगने पर लोहे का भार भाई साहब बढ़ जाता है, तो घटता नहीं है बढ़ता है। किस गैस को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है मुझे बताइए। मैं कह सकता हूं साथियों जीनोन गैस, है ना। जीनोन गैस को क्या कहा जाता है? स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला देखिए फ्रेंच ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो क्या नाम इनका है? इनका नाम है मीरा एंड्रीवा और इन्होंने ही फ्रेंच ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब जीता। देखिए कह रहे कि भारत और किस देश के बीच यूपीआई लिंक लॉन्च किया गया है? तो मैं कहूंगा भारत और नेपाल देश के बीच यूपीआई लिंक लॉन्च किया गया है। अगला देखिए हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किस विश्वविद्यालय को आधिकारिक रूप से पूरे भारत में अपनी शाखाएं खोलने की अनुमति दी है? तो किस विश्वविद्यालय की बात चल रही है? लिवरपूल विश्वविद्यालय की बात चल रही है। किसकी? लिवरपूल विश्वविद्यालय की साथियों बात चल रही है। बात आपको साथियों यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट नंबर का सवाल हम लोग देखते हैं किसके द्वारा लिखी गई किताब व्हेन ऑडिट मैटर्स नामक किताब लॉन्च की गई है? तो ये विनोद राय के द्वारा पुस्तक लिखित है जिसका नाम है व्हेन ऑडिट मैटर्स। क्या व्हेन ऑडिट मैटर्स नामक किताब लॉन्च की गई है? आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि 2 दिवसीय कलिंग साहित्य महोत्सव का चौथा संस्करण कहां पर संपन्न हुआ है? तो ये संपन्न हुआ है मैं कहूंगा काठमांडू में, है ना। 2 दिवसीय कलिंग साहित्य महोत्सव का चौथा संस्करण कहां पर संपन्न हुआ है? काठमांडू में संपन्न हुआ है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए कहां
वन्य जीव अपराधों के मैनेजमेंट के लिए डिजिटल सिस्टम हॉक को लॉन्च किया गया है? तो आपका जवाब साथियों केरल हो जाएगा, क्योंकि HAWK को लॉन्च किया गया है साथियों केरल में। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, भारतीय वायुसेना के अगले उप प्रमुख के रूप में किनको नियुक्त किया गया? तो इनका नाम आशुतोष दीक्षित है, और आशुतोष दीक्षित को ही भारतीय वायुसेना के अगले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत के 7वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो मैं आपसे कहूंगा कि जम्मू में किया गया है, यानी कि भारत के 7वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन जो किया गया है वो जम्मू में किया गया है। ये क्वेश्चन भी साथियों इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, और परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। किस राज्य सरकार ने राज्यव्यापी अभियान योगांध्र 2026 शुभारंभ किया है? तो आपको याद रखना है, आंध्र प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश ने ही एक राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है जिसका नाम है योग आंध्र 2026। क्या? योग आंध्र 2026 का शुभारंभ आंध्र प्रदेश में किया गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कार्टूनिस्ट द्वारा कार्टूनिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित बार्टन अवार्ड 2026 के लिए किसको चुना गया है? तो किसको चुना गया है साथियों? सुहानी शेख को चुना गया है। तो सुहानी शेख आपके सवाल का जवाब हो जाता है। अगला सवाल देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा अयप्पा मंदिर परिसर में नवनिर्मित सबरीसम भवन का उद्घाटन किया है? तो आपका जवाब साथियों नई दिल्ली हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा अयप्पा मंदिर परिसर में नवनिर्मित सबरीसम भवन का उद्घाटन किया है। आंसर आपका बी है। किस राज्य के सुरहा ताल को भारत की 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है? बताइए। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं साथियों, उत्तर प्रदेश राज्य के सुरहा ताल को भारत की 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए, नॉर्वे चेस 2026 किसने जीता है? तो नॉर्वे चेस 2026 किसने जीता है? मैं कहूंगा आर प्रज्ञानंद की अगर बात करें तो आर प्रज्ञानंद नहीं, नॉर्वे चेस 2026 जीता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता की है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है साथियों कि केंद्रीय गृह मंत्री साहब ने शिलोंग स्थान पर पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता की है। अगला देखिए, वीजा इंडिया द्वारा भारत अभियान के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये शाहरुख खान आपके सवाल के जवाब होंगे, यानी कि वीजा इंडिया द्वारा भारत अभियान के लिए शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखिए, भारत और किस देश ने महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला वेधशाला शुरू की है? तो मैं कह सकता हूं साथियों इंग्लैंड, यानी कि भारत और इंग्लैंड देश ने महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला वेधशाला शुरू की है। वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली भारत की दूसरी महिला कौन बनी है? मैं कहूंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। इनका नाम है वेंकिता, जस्टिस वेंकिता सुब्रमणी मोहना, और ये वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली भारत की दूसरी महिला बन चुकी है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए साथियों, अगले नंबर का सवाल देखिए आप लोग, किसने AI डिजाइन वाली माजोराना 2 क्वांटम चिप लॉन्च की है? तो पता साथियों किसने ये लॉन्च की है, आपको भी मालूम होना चाहिए किसके द्वारा लॉन्च की गई है। ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च की गई है। AI डिजाइन वाली माजोराना 2 क्वांटम चिप लॉन्च की गई है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि किस पुरुष हॉकी टीम ने अंडर 18 एशिया कप जीता है? तो आपका जवाब साथियों क्या हो सकता है? आपका जवाब यहाँ पर भारत हो जाएगा। राइट आंसर आपका ए होगा। किसे पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए चुना गया है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए जो चुना गया है वो किर्गिस्तान को चुना गया है। तो किर्गिस्तान आपके सवाल का जवाब है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, लीजिए। तो अब आपके फेवरेट क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि रीजनिंग के उन सारे कॉन्सेप्ट को देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में बार बार आपसे पूछे जाते हैं। चलिए तो साथियों, रीजनिंग का पहला सवाल है, कह रहे कि देखिए अब आपको यहाँ पर पहचानना है, ये पहली आकृति है भैया, पहली आकृति, ये दूसरी आकृति, ये तीसरी आकृति, ये चौथी आकृति, तो पांचवी आकृति जो यहाँ पर आएगी वो कौन सी आएगी? ऑप्शन नंबर ए वाली, बी वाली, सी वाली या साथियों डी वाली? एक बात देखिए यहाँ पर साथियों, अगर हम थोड़ा सा इसको ध्यान देते हैं, है ना, देखिए साहब, ये सबसे पहले ऊपर नोक है, फिर नीचे नोक है, ऊपर नोक है, नीचे नोक है, तो अब ऊपर नोक आएगी, ये बात तो क्लियर है। लेकिन सब में देखिए बीच में लाइन है, इसमें लाइन नहीं है, तो ये नहीं हो सकता, है ना। अब एक चीज यहाँ पर देखिए, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर हो सकता हूँ साथियों, ये चीजें आपको यहाँ पर ना दिख रही हो, है ना। देखिए इसमें कुछ पॉइंट है हल्के, इसमें बिल्कुल नहीं है, इसमें हल्के हल्के पॉइंट है, इसमें उससे ज्यादा पॉइंट यहाँ पर हुए, इसमें उससे ज्यादा हुए, अब जो होंगे अब फिर बहुत ज्यादा होंगे। तो बहुत ज्यादा पॉइंट कहाँ पर है साथियों, वो मैं कह सकता हूँ वो आपके ऑप्शन नंबर बी वाले में है, समझ। लेकिन ये बी वाले में देखिए एक चीज यहाँ पर अगर बात करें तो देखिए, हाँ बिल्कुल सही, अभी जो है ना, अभी वो यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, फिर वो इस तरफ मुझे दिखे, फिर इस तरफ दिखे, तो अब होंगे जो इस तरफ होंगे, यानी कि यही ऑप्शन नंबर बी आपका जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपसे कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक दर्पण रखा है और ये जो आकृति बनेगी ये किस टाइप की साथियों बनेगी, मुझे बता दीजिए आप लोग। चलिए भैया देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा, देखिए ये जो चौकोर है ना, जब दर्पण में दिखेगा तो ये अंत में दिखाई देगा, यानी कि यहाँ पर दिखना चाहिए, यहाँ पर नहीं दिख रहा है। ये चौकोर नहीं है, या ये चौकोर है तो ये भी आंसर नहीं है। यहाँ पर भी नहीं दिख रहा है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है, तो मैं इस छोटी सी चीज से पहचान गया, तो जो दर्पण में दिखेगा वो ये वाला दिखेगा, ऑप्शन नंबर डी वाला।
उसके बाद सातों आपके सामने यहाँ पर कथन और तर्क वाला सवाल है। कथन निष्कर्ष नहीं बल्कि कथन और तर्क है, यानी कि कथन को पढ़कर आपको बताने कि कौन सा तर्क मजबूत है, कौन सा तर्क कमजोर है। कह रहे कि क्या निजी क्षेत्र को भारत में अस्पतालों को संचालित करने की अनुमति दी जानी चाहिए? निजी क्षेत्र को भारत में अस्पतालों को संचालित करने की अनुमति दी जानी चाहिए साथियों, नहीं दी जानी चाहिए? तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि हाँ भैया दी जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्नत पश्चिमी देशों में संचालन होते हैं। देखिए कहीं होते हैं तो दी जानी चाहिए, ये कोई मजबूत तर्क नहीं है, तो गलत हो जाएगा। कह रहे कि नहीं भैया नहीं अनुमति दी जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि अस्पतालों को निजी हाथों में रखना खतरनाक है। ये भी बात गलत है कि निजी हाथों में बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे से नहीं चल रही है तो ये बात तो तर्क कमजोर हो जाएगा, तो दोनों गलत हो जाएंगे। ऐसा ऑप्शन आपको चूज करना है। उसके बाद देखिए आपसे यहाँ पर कथन कहा जा रहा है कि कथन है और निष्कर्ष है। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के सीईओ ने कहा अगले महीने से गर्भवती महिलाएं और 5 साल से कम उम्र के बच्चों की माताओं का कार्य करने के समय में सहूलियत दी जाएगी। तो थोड़ा सा अच्छे तरीके से आप लोग यहाँ पर सातों समझिए और निष्कर्ष मुझे बताइए कि कौन सा निष्कर्ष आपको यहाँ पर सही लग रहा है और कौन सा निष्कर्ष आपको यहाँ पर गलत लग रहा है। देखिए एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के सीईओ ने कहा कि अगले महीने से गर्भवती महिलाएं और 5 साल से कम उम्र के बच्चों की माताओं को कार्य करने में सहूलत दी जानी चाहिए। अब निष्कर्ष आप लोग यहाँ पर साथियों पढ़िए। कहने कि युवा माताओं को शुरुआती सालों में अपने बच्चों के साथ अधिक समय बिताने की जरूरत है। ये बात तो बिल्कुल सही है, इसीलिए ये कहा गया है कि सहूलत दी जानी चाहिए। कंपनी अपनी महिला कर्मचारियों के दायित्व और काम के दबाव की परवाह करती है, इसलिए ही तो साथियों ये सहूलत दी गई है। तो ये दोनों निष्कर्ष सही है, तो ये आपका जवाब हो जाएगा जो मैंने आपको यहाँ पर बतलाया है। उसके बाद देखिए आपसे यहाँ पर कथन और धारणा वाला सवाल है। अलग अलग है, कथन धारणा अलग सवाल अलग चैप्टर है, कथन तर्क और कथन निष्कर्ष ये अलग चैप्टर है। चलिए तो आपसे कहा जा रहा है कि छात्र 1 ने छात्र 2 से कहा कि मुझे पढ़ने के लिए आपके नोट्स चाहिए। छात्र 1 कह रहा है छात्र 2 से कि भैया मुझे पढ़ने के लिए आपके नोट्स चाहिए, कृपया दे दीजिए। तो अब आपको बताना है धारणा कौन सी मजबूत है। छात्र 2 ने नोट्स तैयार कर लिए हैं, भैया तैयार कर लिए हैं नोट्स, तभी छात्र 1 मांग रहा है छात्र 2 से, तो तैयार कर लिए होंगे तो ये तो सही हो जाएगा। छात्र 1 उसकी समझ को सत्यापित करना चाहता है। क्या कोई नोट्स दूसरे बच्चे से इसलिए मांगेगा कि उसकी सत्यता को सत्यापित करे, उसकी समझ को सत्यापित करे? तो ये जरूरी नहीं साथियों, उसको जरूरत होगी तभी वो मांग रहा होगा। तो कुल मिला के पहला वाला आपका सही हो जाएगा, दूसरा वाला आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि अंकों की निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने सम अंक हैं जिसके पहले सम अंक होना चाहिए और तुरंत बाद में एक विषम अंक होना चाहिए। यानी कि सबसे पहले देखिए सम अंक हो, ये लिखा हुआ है, उसके बाद फिर सम अंक हो और उसके बाद विषम अंक हो। ऐसे कितने जोड़े हैं, ऐसे कितने पेयर हैं, ये बात आपको बताना है। देखिए साथियों जैसे कि ये सम अंक आ गया और विषम अंक आ गया, यानी कि ये हमें एक जोड़ा ऐसा मिल गया है ना। उसके बाद सम अंक फिर से हमें ये मिल गया है, सम अंक और विषम, यानी कि 1 प्लस और साथियों मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, जरा एक बार देखिए। 3 2 नहीं 2 बार देखिए सम अंक विषम अंक यहाँ पर आ गया है ना। सम अंक और सम अंक विषम अंक आ गया तो ये भी एक आपका हो जाएगा। सम अंक आ गया, नहीं होगा। सम अंक विषम अंक, तो मैं कहूंगा ऐसे 3 मिल रहे हैं हमें, है ना। अंकों की निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने सम अंक हैं? ऐसे 3 सम अंक है जिसके पहले सम अंक है और तुरंत बाद में विषम अंक है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, लेखन पुस्तक विक्रेता विचार प्रतिपुष्टि। सबसे पहले क्या होगा? एक पुस्तक को तैयार करने में सबसे पहले उसका लेखन करने में कहीं ना कहीं विचार उसके मन में आएगा, तो सबसे पहले साथियों विचार आ जाएगा, यानी कि 4 नंबर आएगा। देखिए 4 सभी में लिखा हुआ है, यानी कि विचार आ गया। ठीक है भैया, अब विचार के बाद साथियों वो उस विचार को लिखेगा, यानी कि लेखन करेगा, तो यहाँ पर 1 नंबर साथियों आ जाएगा, है ना। वो क्या करेगा? उसका वो लेखन करेगा। अब लेखन के बाद साथियों क्या करेगा? मेरे हिसाब से वो पुस्तक तैयार करेगा, यानी कि 2 नंबर यहाँ पर आ जाएगा। वो उस यानी कि उसको जो है ना वो पुस्तक तैयार हो जाएगी, ठीक है ना। अब पुस्तक तैयार होने के बाद साथियों क्या हो सकता है? वो विक्रेता यानी कि सेलर उसको बेचेगा, तो वो विक्रेता उसको बेचेगा। ठीक है, पुस्तक तैयार हो गई, विक्रेता उसको बेचेगा। विक्रेता का 3 है तो यहाँ पर सॉरी मैंने उल्टा कर दिया, यहाँ पर 3 नंबर आ जाएगा, है ना। विक्रेता आपका यहाँ पर सातों ये हो जाएगा। उसके बाद अब बचा क्या क्या? प्रतिपुष्टि और पाठक। वो पुस्तक अब पाठक के पास पहुंचेगी, यानी कि 6 नंबर पाठक के पास पहुंचेगी। पाठक उसको पढ़ेगा और अपना फीडबैक देगा, यानी कि प्रतिपुष्टि देगा। तो यहाँ पर साथियों प्रतिपुष्टि आ जाएगी। तो कुल मिला के ये कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? 4 1 2 3 6 5। तो 4 1 2 है ना, 4 1 2 3 आ गया साथियों। विक्रेता देखिए 3 पर ही तो है ना। 4 1 2 3 6 5, हाँ ये ऑप्शन नंबर सी वाले में 4 1 2 3 6 5 ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का जवाब होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए आपके सवाल का जवाब क्या होगा। आपसे कहने के दिए गए चित्र में त्रिभुज स्वस्थ लोगों को दर्शाता है। ये जो त्रिभुज में है ना, ये स्वस्थ लोगों को दर्शाता है। ठीक है भैया, स्वस्थ लोगों के बारे में बताता है, यानी कि 3 5 6 ये स्वस्थ लोग हैं। कहने के आयत वृद्ध व्यक्तियों को दर्शाता है। आयत की अगर बात करते हैं साथों, ये वृद्ध व्यक्तियों को दर्शाता है। तो कहने के वृत्त पुरुषों को दर्शाता है। वृत्त की अगर बात करते हैं साथों, ये पुरुषों को यहाँ पर दर्शाता है। तो कहने के उन पुरुषों की संख्या क्या है जो स्वस्थ है,
है लेकिन वृद्ध नहीं है। तो उन पुरुषों की संख्या क्या है, पुरुषों की अगर बात करते हैं तो यहां से आंसर होना चाहिए उन पुरुषों की संख्या क्या है जो वृद्ध नहीं है, यानी कि आंसर इसमें से नहीं होना चाहिए, है ना, लेकिन स्वस्थ होना चाहिए। तो मैं कहूंगा 3 नंबर एक ऐसा नंबर है जो पुरुष है और जो स्वस्थ लोग है, लेकिन ये वृद्ध व्यक्ति के अंतर्गत नहीं आ रहा है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है यहाँ पर, देखिए साथियों यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं साथियों, ये कुछ नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर 17 है, उसके बाद साथियों 19 है, उसके बाद यहाँ पर 23 है, उसके बाद 29 है और उसके बाद 37 है। तो अगला नंबर यहाँ पर क्या हो सकता है मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों 17 से 19 हुआ है, 2 बढ़ा है, यहाँ पर 4 बढ़ा दिया गया है, यहाँ पर 6 बढ़ा दिया गया है और यहाँ पर साथियों 8 बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पर क्या बढ़ाया जा सकता है मुझे बताइए। मैं कहूँगा 10 बढ़ा देंगे, तो 10 बढ़ा देंगे यानी कि 47 हो जाएगा। तो 47 आपका कौन से ऑप्शन वाले में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो जिनका आंसर जो लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ है, मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, आपसे कहा जा रहा है कि मौखिक कहना, है ना, मौखिक का संबंध अगर कहने से है तो मैं कहूंगा श्रव्य का संबंध किससे है। मौखिक में इंसान कुछ कहता है, बोलता है, श्रव्य में इंसान साथियों सुनता है। तो सुनना कहां पर लिखा हुआ है, सुनना आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, यानी कि राइट आंसर आपका सी हो जाता है। जैसे कि मुखबिर, जासूस का संबंध जो यहाँ पर बताया गया है साथियों, वो किससे बताया गया है, वो मुखबिर से यहाँ पर बताया गया है। अच्छा, रिपोर्टर का संबंध किससे होगा, उसी प्रकार से देखिए जासूस में मुखबिर काम आता है, रिपोर्टर की अगर बात करते हैं साथियों कहीं ना कहीं ये तो नहीं होगा, स्रोत इसका आंसर हो जाएगा। राइट आंसर आपका ए हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपके सवाल का जवाब क्या हो सकता है। देखिए आपसे यहाँ पर जितना जो कहा जाए आप उतना करते जाएंगे। कह रहे कि 6 व्यक्ति हैं, अनुज, भरत, शोभित, मोहित, नितिन और आकाश, एक वृत्ताकार मेज के परिता केंद्र के विपरीत, ध्यान दीजिए केंद्र के विपरीत मुख करके बैठे हुए हैं। यानी कि 6 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6, इन सब का मुख पता किस तरफ है, केंद्र की तरफ नहीं है, केंद्र से बाहर की तरफ साथियों इन सभी का मुख है, केंद्र से बाहर की तरफ इन सब का मुख है। कह रहे कि भारत अनुज के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है, आकाश अनुज के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, मोहित आकाश नितिन के ठीक बगल में बैठा है, शोभित मोहित के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। तो अनुज और शोभित के ठीक बगल में कौन है। देखिए अब यहाँ पर अनुज आए हैं और अनुज हमें यहाँ पर भी मिल गए, कॉमन मिल गए। तो ये 2 नाम हमें ढूंढने पड़ते हैं कि जो एक नाम उससे हम स्टार्टिंग करते हैं। अगर हमें 2 नाम कहीं पर मिल रहे हैं तो अनुज है, तो अनुज को सबसे पहले बैठा दीजिए। कह रही अनुज के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है भरत, तो अनुज को आप कहीं पर भी बैठा दीजिए। अनुज को मान लीजिए साथियों हमने यहाँ पर बैठा दिया। अब सबका मुंह साथियों बाहर की तरफ है, तो अनुज का बायां अब ये हो जाएगा, ये यानी कि भरत यहाँ पर आ जाएगा, है ना। भरत की अगर बात करते हैं साथियों, भरत यहाँ पर आ जाएगा, है ना। अब देखिए अनुज के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, आकाश बैठा है। अनुज का दायां ये होगा, तो यहाँ पर साथियों कौन बैठेगा, यहाँ पर आकाश साहब बैठेंगे। अब आगे बढ़िए, यानी कि मोहित और आकाश जो है ना ये नितिन के ठीक बगल में बैठे हुए हैं। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि आकाश और मोहित के बीच में बैठा हुआ है नितिन, तो आकाश ये हो गया, मोहित यहाँ पर आ जाएगा और ठीक इनके बगल में कौन बैठा हुआ है साथियों, नितिन बैठा हुआ है, तो नितिन यहाँ पर आपके बैठ जाएंगे। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद कह रहे हैं कि मोहित के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है शोभित, तो मोहित के दाईं ओर यानी कि शोभित जो हैं वो शोभित यहाँ पर बैठेंगे। सारे के सारे लोग बैठा दिए। कह रहे हैं कि कौन, अनुज और शोभित के ठीक बगल में है, तो अनुज और शोभित के बगल में कौन है, मैं कहूँगा भरत है। तो भरत आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और मुझे बताइए आपके सवाल का जवाब क्या हो सकता है। आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि अमन और दीपक विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करते हैं। ठीक है भैया, विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करते हैं। अमन 6 किलोमीटर चलता है और दीपक 8 किलोमीटर चलता होगा। फिर अपने दाएं घूमता है, अमन दाएं घूमता है और 8 किलोमीटर चलता है और दीपक बाएं घूमकर 6 किलोमीटर चलता है। आरंभिक स्थल से प्रत्येक कितनी दूरी पर है आपसे पूछा जा रहा है। मान लीजिए दोनों अभी यहाँ पर हैं, अमन और दीपक विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करते हैं। अमन 6 किलोमीटर चलता है ना, और दीपक 8 किलोमीटर चलता है। तो अमन 6 किलोमीटर चलता है, अमन को 6 किलोमीटर चला दिया और दीपक की अगर बात करते हैं दीपक को 8 किलोमीटर चला दिया। उसके बाद कहने के फिर अमन दाएं घूमता है, ये अमन है, ठीक है ना, और ये दीपक है। तो अमन दाएं घूमता है, अमन दाएं घूमता है और कितना चलता है, फिर दाएं घूमता है और 8 किलोमीटर चलता है। अमन दाएं घूमता है और 8 किलोमीटर चलता है और दीपक बाईं ओर घूमता है, 6 किलोमीटर चलता है। दीपक बाईं ओर घूमता है, 6 किलोमीटर चलता है। आरंभिक स्थल से, आरंभिक स्थल उनका ये है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आरंभिक स्थल से प्रत्येक कितनी दूरी पर है, यानी कि ये तो दीपक की दूरी मुझे बताइए और ये दूरी साथियों आप बताइए अमन की, ये दोनों दूरियां कितनी होगी, ये बात आपको यहाँ पर साथियों मुझे बताना है। चलिए भैया कोई दिक्कत नहीं साथियों, ये दोनों दूरियां यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। देखिए एक ट्रिपलेट होता है साथियों 3, 4 और 5 का, है ना। तो अगर ये 3 है, ये 4 है तो ये 5 होगा, लेकिन ये 3 का डबल है, ये 4 का डबल है, तो यहाँ पर 5 नहीं बल्कि 5 का डबल आ जाएगा। ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर भी 3, 4, 5 का ट्रिपलेट बनता है, तो ये 3 का डबल है, 4 का डबल है, तो 5 का डबल 10 हो जाएगा। तो मैं कहूँगा आरंभिक स्थल से प्रत्येक कितनी दूरी पर है, तो प्रत्येक 10-10 किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल है, कह रहे 17 संख्याओं का औसत 29 है।
पहले 9 संख्याओं का औसत सातों 31 है और अंतिम 9 संख्याओं का औसत यहाँ पर 27 दे रखा है। यदि नवी संख्या को बाहर रखा जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। सवाल बहुत शानदार है और ऐसा कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। देखिए सिंपल सी बात है, सबसे पहली लाइन में कहा गया है कि कुल 17 संख्या यानी कि 17 संख्याओं का औसत कितना है, 29 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 17 संख्याओं का कुल मिला के योगफल कितना होगा, तो 17 की गुणा 29 से आपको करना है। ठीक है, 17 की गुणा 7 29 से हम लोग कर लेंगे। 7 में आपका 63 हो जाएगा, 7 गुना 14 और आपका यहाँ पर 20 आ जाएगा, यहाँ पर 29 आ जाएगा, 3 आ गया, 9 आ गया, 4 आ गया। तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि 17 संख्याओं का कुल मिला के योगफल 493 बैठ जाएगा। अच्छा, अब 17 संख्याएं हैं, शुरू की जो 9 संख्याएं हैं इनका औसत कितना है, शुरू की जो 9 संख्या है इनका औसत 31 है। तो अगर मैं कहूं शुरू की 9 संख्याओं का योगफल कितना होगा साथियों, तो 9 एकम 9 और 9 तियां 27 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि अंतिम 9 संख्याएं जो है ना, इनका औसत कितना बताया गया है, 27 बताया गया है। तो इनका जरा योगफल देखिए साथियों कितना हो जाएगा। इनका योगफल 7 में आपका कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा, ठीक है ना, और 9 दूना 18 हो जाएगा, आपका ये कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात आप लोग समझ लीजिए, ये कुल मिला के 17 संख्याओं का योगफल है, ये 9 + 9 यानी कि 18 संख्याओं का योगफल साथियों ये है। तो 18 संख्याओं का योगफल एक बार जरा आप लोग कैलकुलेट करिए, जोड़कर मुझे बताइए। तो ये 12 आ जाएगा, ये आपका 12 आ जाएगा, 522 आ जाएगा। ये हो गया 18 संख्याओं का योगफल और ये हो गया साथियों क्या, 17 संख्याओं का योगफल। तो अगर हम 522 में से 493 को घटा देते हैं तो हमें एक जो अलग संख्या है वो मिल जाएगी। यानी कि यदि नवी संख्या को बाहर रखा जाए तो कह सकते हैं कि हमें नवी संख्या मिल जाएगी और उसको हम बाहर रख सकते हैं। तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा, ये बात आपसे पूछी जा रही। देखिए 522 में से अगर हम 493 को यहाँ पर घटाते हैं तो कितना बचता है साथियों, तो आपका यहाँ पर 29 बचता है। यानी कि 29 ये नवी संख्या है। तो अगर नवी संख्या को बाहर रखा जाए, यानी कि नवी संख्या को अब आपको घटाना है साथियों इसमें से, तो 493 में से अगर नवी संख्या हम घटा देते हैं फिर हम औसत निकालेंगे तो कितना साथियों निकाला जाएगा, ये 4 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा साथियों, 48 यानी कि 46 हो जाएगा। तो मैं कहूँगा 464 हो जाएगा। अब आपसे कह रहे हैं कि जो शेष संख्या है इनका औसत क्या है। तो शेष संख्या 17 संख्या थी, एक संख्या तो निकाल ली गई, तो 16 संख्या बची। अब इनका औसत निकाल कर बताइए कितना साथियों यहाँ पर बचेगा। चलिए साथियों 2 से कट करते हैं, 2 अट्ठे, 2 दूना 3, 2 दूना 8 से 8 का 16 8 24 ज्यादा हो जाएगा, 8 का 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगी, 4 3 7 है ना, 7 और 8 3 आपका 72 हो जाएगा। तो कुल मिला के 29 आ रहा है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि शेष संख्याओं का औसत कितना बैठेगा, 29 बैठेगा। 29 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। डेटा के माध्य और माध्यिका के बीच का अंतर है ना, क्या आपसे पूछा जा रहा है साथियों, अंतर 66 59 इतने पर क्या होगा। यानी कि कुल मिला के साथ सबसे पहले आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आपको सबसे पहले माध्यिका निकालना है और फिर माध्य निकालना है और फिर दोनों का अंतर कर देना है। बस इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही है। तो इनका सबसे पहले साथों आप क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले साथों माध्य हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो माध्य की अगर हम बात करते हैं तो माध्य कैसे निकाला जाता है, माध्य का एक सूत्र होता है। जो भी आपको नंबर्स दे रखे हैं यानी कि जो डेटा दे रखा है, इन डेटा का योग आपको सबसे पहले निकालना होगा और फिर डेटा की कितनी संख्या है कि क्या ये नंबर 10 हैं, 12 हैं, देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है तो 10 आ जाएगा। तो ये तो उसका हो गया, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, इसको आरोही क्रम में लिख लीजिए, है ना, क्योंकि जरूरत पड़ेगी आरोही क्रम में लिखने की, यहाँ पर जरूरत पड़ेगी आरोही क्रम में, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे छोटा यहाँ पर साथियों क्या है, मैं कहूँगा 56 है तो 56 आ जाएगा। उसके बाद 58 है, उसके बाद 59 है, फिर एक बार 59 है और फिर साथियों 62 है, 63 है, 65 है, फिर एक बार साथियों 65 है और फिर 66 है और यहाँ पर फिर 68 है, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर हो गई। देखिए अब इन सबको आप टोटल कर लीजिए, योगफल इनका निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे साथियों, 8 6 14, 14 5 19, 19 24, 24 25 26 27, 27 28 29, 29 और 39 38, 38 और 48 47, 47 और 8 कितना हो जाएगा साथियों, 55 हो जाएगा, 55 और ये आपका 61 हो जाएगा, है ना। 61 का 1 लग गया, हासिल का यहाँ पर 6 लग गया। तो अब देखिए ज्यादातर 6 6 6 हैं, तो 6 6 12 18 24 30 36 42, ठीक है ना। 42 और 42 हो गए, 5 5 10 ये और 20 तो कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपका जो आएगा वो 62 आ जाएगा। तो मैं आपसे कह सकता हूँ इन सब का योगफल जो आएगा वो 621 आएगा और नीचे कितना आएगा, 10 आएगा। नीचे 10 होता है, 1.0 हटाकर यहाँ पर हम पॉइंट लगा देते हैं, बस साथियों, है ना। यानी कि आपका जो माध्य है आया है वो 62.1 आया है। अब हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं माध्यिका, है ना। चलिए भैया माध्यिका साथियों यहाँ पर अब हम लोग निकाल लेते हैं। कैसे साथियों माध्यिका निकालेंगे, है ना। तो माध्यिका का भी एक सूत्र होता है साथियों, वो आप सभी को पता होना चाहिए। देखिए माध्यिका निकालने के लिए हमें माध्य की आवश्यकता पड़ती है। हमारा ये कितना निकला है, 62.1 निकला है। अब देखिए कि ये कहाँ कहाँ पर आया, 62.1 देखिए इसके और इसके बीच में आया है,
ठीक है ना, इसका और इसके बीच में आया है, तो बस यही दो नंबर को आपको प्लस करना है, 62 और 63 और बटे 2 आ जाएगा। इनको प्लस करोगे कितना आ जाएगा, 125 बटा 2 आ जाएगा, और करोगे साथ तो कितना आ जाएगा, 62.5 आ जाएगा। तो बस इसका और इसका अंतर आपको बताना है, तो इसका अंतर 0.4 निकलेगा, 0.4 निकलेगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 0.4, ऑप्शन नंबर। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।